नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। अपने खास पेशकश 5 शहर 5 खबर में हम दिन भर की 5 महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे। 5 तस्वीरें 5 खबरों की आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले बात होगी मनीष सिसोदिया की, जिनको 3 दिन के कस्टडी रिमांड पर जाने पर और उनकी जमानत अर्जी पर होली के बाद होने वाली सुनवाई की। दूसरी खबर होगी प्रयागराज में हुए उमेशपाल हत्याकांड को लेकर दिन भर के अपडेट की। तीसरी खबर हम लेंगे देवनगरी उत्तराखंड से, जहां पर सीएम धामी के खटीमा दौरे की। और चौथी खबर रहेगी झारखंड में लगातार चल रही ईडी की कार्रवाई और सफेद पोशों के कारनामे से जुड़ी। तो 5 खबर 5 शहर में। चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर का, और तमाम महत्वपूर्ण खबर सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 10 मार्च को 2 बजे मामले की सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को 2 दिन और बढ़ा दिया है। सीबीआई ने अदालत से मनीष सिसोदिया को 3 दिनों के लिए रिमांड पर देने की बात कही थी। वहीं बता दें कि सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त दिनकर आनंद न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। दिनकर का रुख कर लेते हैं। दिनकर, मनीष सिसोदिया की सीबीआई कस्टडी बढ़ गई है। फिलहाल 2 दिन और कस्टडी में उन्हें रहना पड़ेगा, क्या अपडेट इसको लेकर? जी शिवम, जैसा कि आज मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां सिसोदिया के वकील जो थे वो इसमें मांग कि उनको रिलीज कर दिया जाए। वहीं सीबीआई ने 3 दिनों की रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की थी। जवाब में कोर्ट की तरफ से बयान यह आता है कि हम 10 मार्च को इसकी सुनवाई करेंगे, 2 बजे सुनवाई करेंगे। वहीं 3 दिनों की एवज में 2 दिनों की रिमांड को बढ़ाई जाती है। वहीं अगर कोर्ट की सेशन की बात कर ली जाए तो सीबीआई मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा गया कि आखिर किस बात के लिए रिमांड बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आपने अब तक लिया, क्या आपको कोई सबूत मिल पाया? जब तक गुनाहगार क्या खुद से कबूल नहीं कर लेगा, जब तक आप रिमांड पे रखेंगे, तो इस हिसाब से तो कोई गुनाहगार कभी अपना जुर्म कबूल ही नहीं करेगा। इसके जवाब में कोर्ट का रिस्पांस ये आता है कि उनका कहना है सीबीआई का कि कुछ अभी सिसोदिया को कुछ अफसरों के सामने पेश करना है, उसके बाद अफसरों से सिसोदिया के आमने सामने बात होगी, फिर कुछ पुख्ता सबूत सामने आएंगे। वहीं इस पर फिर से जब सीबीआई की तरफ से पूछा गया तो सीबीआई कहती है कि सिसोदिया हमें जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उनकी रिमांड बढ़ाई जाए। वहीं एक दौर ये भी देखने को आया कि जहां पे सिसोदिया की तरफ से ये भी कहा गया उनके वकील की तरफ से कि इनकी बीवी पिछले 20 साल से लगातार बीमार है और वो अभी पति का सहयोग चाहिए, इसलिए मनीष सिसोदिया को रिलीज किया जाए। शिवम, इसके साथ साथ 10 मार्च को अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने जमानत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिनकर, 10 तारीख को कोर्ट बताएगा कि जमानत होगी या नहीं होगी मनीष सिसोदिया की। जी शिवम, कोर्ट ने 10 तारीख का वो दिया, साथ ही फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया के वकील ने यह कहा कि अब तक सिसोदिया रिमांड पे थे, क्या कोई सबूत सामने आई, तो सिसोदिया के रिमांड पे जब उन्होंने सवाल उठाया तो कोर्ट ने कहा कि आप इसके लिए हाई कोर्ट में रिमांड को चैलेंज करिए, आप यहाँ पे मत कहिए, आप हाई कोर्ट जाइए। इसको लेकर उनको फटकार भी लगाई गई। वहीं जब मनीष सिसोदिया ने यह कहा कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है पूछताछ के बहाने, सिसोदिया के खिलाफ एक तरह का एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। वहीं इस पे यह भी सामने आया कि सीबीआई के अफसरों का कहना है कि डेली रात के 8 बजे तक हम पूछताछ करते हैं, लेकिन सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं सिसोदिया कहते हैं कि हमसे एक ही सवाल बार बार किया जाता है, जो कि हमने किया ही नहीं है। तो ये मामला सवालों का और ये रिमांड का कस्टडी अभी जो है जो लंबी खींचती जाएगी। शिवम, बहुत शुक्रिया आपका दिनकर तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उमेशपाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब रूबी, बहन और एक अन्य युवती को पुलिस ने हिरासत में लिए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो पुलिस हरकत में आ गई। जिसके बाद पुलिस ने तीनों महिलाओं का शांति भंग में चालान करके उन्हें मुशल्के पर छोड़ दिया है। इससे पहले पुलिस ने तीनों महिलाओं से गहन पूछताछ की थी। पुलिस ने उनसे उमेशपाल हत्याकांड के शूटरों अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके बेटे को लेकर सवाल किए। बता दें कि शुक्रवार को पुलिस ने अशरफ की पत्नी जैनब रूबी, अतीक अहमद की बहन और एक अन्य महिला को हिरासत में लिया था। इस दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई थी। इसके साथ साथ इसके बाद जैनब रूबी के वकील ने महिलाओं को बिना किसी कारण के हिरासत में रखने का आरोप लगाकर कोर्ट में मदद की गुहार लगाई थी। शुएब रिजवी भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। शुएब का रुख कर लेते हैं। अतीक अहमद के भाई की पत्नी
और अतीक की बहन को मुश्तलके पर फिलहाल जमानत दे दी गई है। शोएब, क्या जानकारी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से उमेश पाल की हत्या के बाद प्रशासनिक अमले ने कार्रवाइयां शुरू की हैं, जहाँ अलग अलग टीमें बना के पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, वहीं कुछ लोगों को उठाया भी गया है। और इसी कड़ी में जो अतीक अहमद हैं, उनके 2 बेटों के बारे में भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। साथ ही साथ जो अशरफ हैं, इसमें आरोपी हैं, उनकी पत्नी और उनकी एक बहन और एक भांजी, इन 3 लोगों को भी हिरासत में लिया। और इसी वजह से इस पूरे मामले में एक याचिका भी दाखिल की गई थी कोर्ट में, और कोर्ट ने इस पूरे मामले में आख्या मांगी थी। लेकिन इसी बीच घटनाक्रम में ये बदलाव देखने को मिला कि जो अशरफ की पत्नी है उनको और अशरफ की जो बहन है और भांजी है, उनको 151 में जमानत पर छोड़ दिया गया है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था और बाकायदा उन पर 151 की धारा में तामील कराते हुए, क्योंकि ये ऐसी धाराएं हैं जिसकी जमानत आने से भी हो जाती है, तो इस वजह से इन तीनों को फिलहाल छोड़ दिया गया है। क्योंकि ये सही है कि इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से भी जवाब मांगा गया था, आख्या मांगी गई थी। खासतौर से अतीक के जो 2 बेटे हैं उनके बारे में मांगा गया था, जिस पर आज सुनवाई होनी है और अब से कुछ देर बाद इस बारे में क्या कुछ स्थिति होती स्पष्ट हो पाएगी। साथ ही साथ हाईकोर्ट में भी इस मामले में अतीक अहमद के वकील की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, जिसपे होली के अवकाश के बाद सुनवाई होगी। तो ये कह सकते हैं कि लगातार जो उमेश पाल हत्याकांड है उसमें जिस तरह से प्रशासनिक अमला या पुलिस की टीमें काम कर रही हैं, उसको लेकर के अब कानूनी प्रक्रिया के तहत भी कार्रवाइयां तेज हो गई। जहां पीडीए ने कई मकानों को ध्वस्त किया है, वहीं इनकाउंटर में एक आरोपी को मारा भी जा चुका है और कई लोगों को हिरासत में लिया है। और जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनमें से अतीक के 2 बेटों के बारे में भी बताया जा रहा है और साथ ही साथ अशरफ की जो पत्नी थी उसके बारे में बताया जा रहा था। फिलहाल आप उनको 151 में चालान करके उनको रिहा कर दिया गया। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह की और भी गिरफ्तारियां होंगी और एक्शन शोएब ताबड़तोड़ जारी है। पीडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है, बुलडोजर से अवैध कब्जों को ध्वस्त कर रहा है। 1 तारीख से हम देख रहे हैं, 1 मार्च से पहले दिन जफर अहमद का मकान ध्वस्त किया गया। गुड्डू मुस्लिम जो कि अतीक अहमद का शार्प शूटर है, इसको संरक्षण था अतीक अहमद का, उसके मकान को गिराया गया। आज भी पीडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। और ऐसे कितने अवैध कब्जे हैं जो पीडीए ने चिन्हित कर रखे हैं, कब तक इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती रहेगी? बिल्कुल शिवम, अगर पीडीए की कार्रवाई की बात करें तो 3 कार्रवाइयां प्रयागराज में हुई, जिसमें एक मकान ऐसा है जिसमें शाइस्ता परवीन रह रही थी। दूसरा एक सफदर अली का मकान है जो गन हाउस की शॉप है, हाँ। उनके मकान पे चला। और एक कल कार्रवाई हुई थी माशूक के मकान पर। लेकिन ये सही है, इसके अलावा कौशाम्बी में भी एक कार्रवाई की गई है। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले में जो सीसीटीवी में शूटर्स दिख रहे हैं या जिन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं, अभी तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये जरूर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये हाई प्रोफाइल मामला है, उस पर सीधे तौर पर जिन लोगों के चेहरे या तो इस शूटआउट में दिखे हैं या जिन पर एफआईआर की गई है, चाहे वो शाइस्ता परवीन हो या इसके अलावा जो शूटर्स हैं उनके जो नाम हैं, उन लोगों को अभी तक पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पाई। जबकि 10 से ज्यादा टीमें काम कर रही है, एसटीएफ को लगाया गया है। ऐसे में पीडीए जरूर काम कर रहा है। पीडीए ने कुछ मकानों को चिन्हित किया है। हालांकि पीडीए सीधे तौर पर इसे अतीक से न जोड़ करके वो अपनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई बता रहा है। लेकिन ये जरूर है कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी तक शोएब पुलिस के अधिकारी कुछ भी मीडिया में बयान देने से बच क्यों रहे हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आपने पीडीए के तहत, पीडीए ने कार्रवाई तो कर दी, लेकिन पुलिस का एक्शन इसमें क्या है? एक आरोपी अरबाज का एनकाउंटर हुआ है, बाकी के 6 आरोपी कहां हैं? अतीक अहमद का बेटा असद कहां है? पुलिस अब तक ढूंढने में नाकामयाब क्यों हो पा रही? क्योंकि 8 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर गया है इस घटना को। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि हैरानी की बात है, आज 9वां दिन है, 8 दिन से ज्यादा हो गए, न ही पुलिस, सिर्फ एक दिन जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर है उन्होंने पीसी की थी जिस दिन अरबाज का इनकाउंटर हुआ था। हालांकि उस पीसी में भी उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि वो किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, वो घटना के बारे में सिर्फ बताएंगे। उसके बाद से अभी तक किसी तरह की पुलिस की ब्रीफिंग। बहुत शुक्रिया आपका शोएब, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय खटीमा दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम धामी ने निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। लगभग 22 करोड़ की लागत से केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यदायी संस्था को जनवरी 2004 तक केंद्रीय विद्यालय का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि खटीमा से विधायक रहते हुए पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विद्यालय सरकारी फॉर्म को शासन से पास कराया था।
ऐसे में ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसकी लगातार समीक्षा खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हमें क्या ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं देहरादून से। अभय का रुख कर लेते हैं। अभय, केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, वही केंद्रीय विद्यालय जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, फिलहाल क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के दौरे पर हैं, जहां पर वो विभिन्न कार्यक्रमों में वहां पर सम्मिलित होकर जो स्थानीय जनता उनके साथ प्रतिभाग वहां पर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब आज सुबह खटीमा पहुंचे तो सबसे पहले उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यानी बिना किसी पूर्व सूचना के जो केंद्रीय विद्यालय वहां पर बन रहा है, जो निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय, उसका निरीक्षण करने के लिए वहां पर गए। उन्होंने जो कार्यदायी संस्था उनके अधिकारियों से बातचीत वहां पर करी, उनसे जाना कि कब तक उनकी तरफ से इस विद्यालय के निर्माण काम को पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो चुनाव से पहले जनता से जो वायदा किया था वो वायदा वो जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, ताकि खटीमा की जो जनता है, जो उसके जो नौनिहाल है, उन नौनिहालों को बेहतर शिक्षा वहां पर मिल सके, केंद्रीय विद्यालय में उनका दाखिला वहां पर हो सके और उसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द हो सके। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर जो तय समय सीमा यानी जो तय समय दिया गया उस तय समय पर उस भवन का निर्माण काम पूरा करने के निर्देश वहां पर दिए, ताकि जल्द से जल्द जनता को वहां पर लाभ मिल सके। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो होली मिलन की जो कार्यक्रम वहां पर है, चाहे टनकपुर में कार्यक्रम था, लोहाघाट में जो कार्यक्रम है, उन्होंने वहां पर शिरकत करी। स्थानीय जनता के साथ होली मिलन कार्यक्रम में उन्होंने अपने अनुभव शेयर करे और साथ में उन्हें होली की शुभकामनाएं भी वहां पर दी, क्योंकि कुमाऊं जनपद में ये कह सकते हैं कि इस समय लगभग 1 महीने तक ये होली का कार्यक्रम वहां पर चलता है। ऐसे में सीधे तौर पर जब खड़ी होली और बैठकी होली कुमाऊं की जो सुप्रसिद्ध होली है, उसके जब कार्यक्रम वहां पर चल रहे तो मुख्यमंत्री भी अपने आप को उन कार्यक्रमों में सरोवर करना चाहते थे, ताकि स्थानीय जनता और उनका जो प्रेम है उससे आच्छादित वहां पर हो सके। और उसी सिलसिले में वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। तो समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अगर खटीमा पहुंचे हैं तो विकास के कामों की तो समीक्षा हो ही रही है, साथ ही साथ उनकी तरफ से सीधे तौर पर जो लक्ष्य जो निर्धारित किए गए उन लक्ष्यों को तय समय पर पूरा करने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जी, और इसके साथ साथ 1 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने कुछ नाराजगी भी जाहिर की। 2024 तक काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो 2024 तक काम पूरा करने के निर्देश के मैंने माने कि लोकसभा चुनाव से पहले एक केवी बनाना चाहते हैं धामी, ताकि जनता को दिखाया जा सके कि देखिए भाई काम हुआ है। बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि जो निर्माणदायी संस्था है उसकी तरफ से कार्यों में ढुलमुल रवैया वहां पर अपनाया जा रहा है। कार्यों की धीमी रफ्तार वहां पर है, जिसके चलते अभी भी जो निर्माण काम है वो उस पर पूरा होने पर उस पर संशय सा वहां पर बरकरार बना है कि क्या तय समय पर वो पूरा हो पाएंगे। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को अपनी कार्यशैली बदलने के लिए निर्देशित करते रहते हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो जनता के जो प्राथमिक काम है, खासतौर पर मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है, उन घोषणाओं को तय समय पर पूरा होना चाहिए। उसके लिए बाकायदा जो क्रियान्वयन विभाग की जो कमेटी है, उस कमेटी को त्वरित गति से वहां पर काम करना चाहिए। स्थानीय जनता की समस्याओं का हल निकल सके, ऐसा प्रयास लगातार वहां पर करते रहना चाहिए। और मुख्यमंत्री की नाराजगी की वजह भी यही है कि जब स्थानीय जनता उनसे शिकायत करती है कि जो विकास की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता, वो तय समय पर उन तक नहीं मिल पाती है, तो फिर मुख्यमंत्री को इस तरीके का कड़ा रुख यहाँ पर अख्तियार करना पड़ता है। और यही वजह आज भी यहाँ पर देखने को मिली, जब निर्माणदायी संस्था की तरफ से ये कह सकते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय जो काम था वो तय समय पर पूरा करने का हीला हवाली वहां पर की जा रही थी। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जनवरी 2024 तक केंद्रीय विद्यालय के भवन का निर्माण काम पूरा होना चाहिए, ताकि 2024 का जो नया सेशन शुरू होगा उस नए सेशन में वहां पर बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। कोल लिंकेज मामले में ईडी की टीम ने झारखंड के 3 जिलों में एक साथ छापेमारी की है। राजधानी रांची समेत हजारीबाग और रामगढ़ में ईडी की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं। ईडी के द्वारा एक कार्रवाई निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की काली कमाई के स्रोत को तलाशने के लिए की जा रही है। ईडी ने जेएसएमडीसी के पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक कुमार सिंह के अलग अलग ठिकानों पर रेड की है। जानकारी के मुताबिक अशोक सिंह की नियुक्ति जेएसएमडीसी में कॉन्ट्रैक्ट पर की गई थी। राकेश कुमार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त रांची से लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, क्या महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि कोल लिंकेज मामले में ईडी लगातार रेड कर रही है और 3 जिलों में छापेमारी की गई है। राकेश,
तो राकेश से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हम खबर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि छापेमारी में 3 करोड़ रुपए बरामद हो गए हैं। हजारीबाग में चल रही ईडी की रेड में 3 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। ईडी ने मोहम्मद इजहार अंसारी के यहां से भारी मात्रा में कैश बरामद किया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद इजहार अंसारी पूजा सिंघल का करीबी है। ये हजारीबाग में ये छापेमारी हुई रांची में कोल लिंकेज मामले का ये पूरा मामला है, कोल लिंकेज का, और 3 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं ईडी की छापेमारी में। राकेश एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं रांची से। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, 3 करोड़ रुपए जैसी मोटी रकम बरामद हुई है ईडी की छापेमारी में कोल लिंकेज के मामले में। दरअसल पूरी खबर क्या है? देखिए, ईडी की टीम लगातार जिस तरीके से जानकारी के आधार पर छापेमारी कर रही है, उसमें ये राशि बरामद हुई है हजारीबाग के कारोबारी के पास से। और साफ तौर पे इस बारे में जो जानकारी ईडी की तरफ से आई है, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि ये सारी रुपए कहीं न कहीं पूजा सिंघल के थे, जो पिछले दिनों और अन्य मामलों में भी लिप्त पाई गई है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो भ्रष्टाचार का मामला है, अभी इसकी जड़ें काफी मजबूत दिखाई पड़ रही है। कई जगहों पे पकड़े जा रहे हैं लोग, लेकिन अभी भी कहा जा सकता है कि कई कारोबारियों के यहाँ, राजनेताओं के यहाँ, ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ काफी बड़ी राशि बताई जा रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि आने वाले समय में कई कारोबारियों के यहाँ अभी भी छापे पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो कहीं न कहीं बड़े अधिकारियों का नाम जिस तरीके से पहले भ्रष्टाचार में आया था, उसकी एक वानगी देखने को मिल रही है और 3-3.5 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ बोलने को लेकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राहुल ने देश के हालात को लेकर ऐसे आरोप लगाए हैं जैसे पाकिस्तान भी लगाने की हिम्मत नहीं करता। संबित पात्रा ने कहा कि जहां पूरी दुनिया भारत के बारे में अच्छे शब्दों का उपयोग कर रही है, वहीं देश के मुख्य विपक्षी नेता विदेश में दावा कर रहे हैं कि देश बर्बाद हो गया है और कोई लोकतंत्र नहीं है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया ऐसे समय में जब दुनिया भारत को एक आकर्षक स्थान के तौर पर देख रही है और विदेशी कंपनियां यहां व्यापार करने के लिए चीन छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़े विश्वविद्यालय में वो लोगों से भारत के बारे में खराब बातें कह रहे हैं। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, राहुल गांधी कैम्ब्रिज पहुंचे लंदन में, और कैम्ब्रिज में उन्होंने भारत के बारे में जो बातें कही कि उनका फोन टेप हो रहा है, उनके फोन में पेगासस है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, तो इसको लेकर संबित पात्रा ने सीधा हमला बोला है राहुल गांधी पर। और संबित पात्रा कह रहे हैं कि भारत की बुराई है, आप दूसरे देश में जाके विदेशी धरती पर भारत की ऐसी निंदा नहीं कर सकते। जी देखिए शिवम, बिल्कुल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पे हैं। उन्होंने जो है अपने संबोधन के दौरान इसमें कहा कि फ़ोन की जो जासूसी है वो सॉफ्टवेयर फ्रेगरेंस की तरह जो है इतनी तरीके से देखा जा रहा है। कुछ अधिकारियों का उनके पास फ़ोन आया था, जिस तरीके से कहा कि आपका फ़ोन जो है फ्रेगरेंस लगा हुआ है, तो उसको देखते जो सॉफ्टवेयर है उसको देखते उन्होंने संबोधन में कहा कि जिस तरीके से मेरा फ़ोन जो है चेक कराया जा रहा है कि कुछ अधिकारियों ने कहा है कि मोदी अच्छे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसको देखते उन्होंने साफ साफ जो है वह भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। क्योंकि जिस तरीके से ब्रिटेन के दौरे पर राहुल गांधी हैं, तो उन्होंने सारी चीज़ें के बारे में अपना वहाँ पर संबोधन में कहा कि इस तरीके के जो फ़ोन के जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे जासूसी यहाँ पर लगा दी गई है। कोई अधिकारियों को जो फ़ोन आया था उस फ़ोन से उन्हें कहा है कि इस तरीके से मोदी जो है मेरे फ़ोन की जासूसी करा रहे हैं कि, और अधिकारी पूछ रहे हैं खुद की मोदी से अच्छा कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके के मोदी ने जो नींव रखी है भारत की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए नितिन। बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।